नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए प्यारी दोस्त, हम सभी जल्दी से शुरुआत करते हैं इस क्लास की। आज आपका नया टॉपिक जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? न्यू टॉपिक है आपका, ठीक है। परमाणुकता एवं मोल क्या होते हैं। चलिए, वेरी गुड, नमस्ते। एटमोसिटी एंड मोल, ये जहां प्रश्न बनते हैं ना, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि यार क्या निकालेंगे हम इनमें से। कुछ है कुछ नहीं इनमें, दोनों में कुछ नहीं है। लेकिन जब तक पढ़ा ना हो, हाँ, AWTPO की कल क्लास हम लेंगे 11 बजे से। और उसमें आपका उत्प्रेरक का सेकंड पार्ट होगा। एक पार्ट पहले हो गया था, एक कल होगा कैटलिस्ट का। तो कल क्लास होगी आपकी लगभग 11 बजे के आसपास। हम रख लेते हैं उस क्लास को, 11 से 1 रख लेते हैं, है ना। या फिर जैसा भी होगा, वो टाइम देखना पड़ता है। बहुत सी बार क्या होता है कि ओवरलेप हो रही होती है कुछ क्लासेस, तो वो मैनेज हो जाएगा। आप एक बार लाइव सेक्शन में जाके जरूर देख लेना कि भाई क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा। AWTPO की कल क्लास रहेगी, ठीक है, कल क्लास रहेगी। AW की अलग से स्टार्ट कर दो सर जी। अरे बेटा, ये भी आपको लेनी है AWTPO के लिए, और अलग से प्रत्येक शनिवार को मैं 2-2 घंटे की क्लास करा रहा हूँ। एक ऑलरेडी कैटेलिस्ट की हो चुकी है, तो आप एक बार देखो तो सही। चलो, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणुकता के बारे में कि ये क्या होती है, एटमोसिटी क्या होती है। अणु को बनाने वाले परमाणु की जो संख्या होती है उसे ही परमाणुकता कहते हैं। अणु को बनाने वाले परमाणु की संख्या जो होती है उसे क्या कहा जाता है? एटमोसिटी कहा जाता है। नंबर ऑफ एटम फॉर्म्ड मॉलिक्यूल। उन्हें क्या कहा जाता है? परमाणुकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलेबस कब खत्म होगा? बेटा मैं ऑलरेडी शुरुआत की क्लास में बता चुका हूँ सिलेबस कब होगा। रोज अलग अलग तो खत्म नहीं हो सकता, है ना। रोज अगर अलग अलग तो नहीं हो सकता। चलो, तेज पढ़ाओ। तेज कैसे पढ़ाते बेटा? लाल मिर्ची छिड़क दूं बोर्ड पे? आओ, मतलब कैसे तेज? जैसे आप देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ उदाहरण के लिए। फॉर दी एग्जाम्पल, या सीधा सा लिख लेते, लिखाई है ऊपर इंग्लिश कि इनकी परमाणुकता बताओ। जैसे मैंने यहां पर लिखा, आपको ऑक्सीजन की परमाणुकता बतानी है, आपको अमोनिया की परमाणुकता बतानी है, आपको ओजोन की परमाणुकता बतानी है कि इनकी परमाणुकता क्या होगी, क्या आंसर होंगे। तो दोस्त, जैसे कि मैं ऑक्सीजन के बारे में बताता हूं, यहां समझना, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती है तो तेज पढ़ने का मतलब क्या है बेटा? जब एक्सप्लेनेशन ही समझ में नहीं आया आपको। जैसे O2, जब हम इसकी बात करेंगे तो इस O2 को बनाने में कितने ऑक्सीजन ने भाग लिया? क्या सर 2 ऑक्सीजन? एक और एक, दो। 2 ऑक्सीजन हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो भैया इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 2 हो गई। कुछ नहीं, यहाँ जितने नंबर्स होते हैं उनको गिनकर लिखना कि ये 2 जो हो गया ये आपका आंसर हो गया। जैसे अमोनिया, अमोनिया में कितने हाइड्रोजन आए? कि सर 3 आए। और नाइट्रोजन कितना आया? 1। तो टोटल मिला के कितने हो गए? कि सर 4। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 4 हो गई। ये प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इनमें है कुछ नहीं,
लेकिन भैया बस वही चीज है ना। ऑक्सीजन में कितने अणु आए कि सर 3 आए, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। ये इस तरह से यहाँ पूछे जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको यहां से और पूछता हूं, एक प्रश्न ही बता देता हूं मैं, जैसे कि एक एग्जाम में पूछा गया था, H2SO4 की परमाणुकता क्या है। एज इट इज मैं आपसे चलो एक थोड़ा सा हार्ड पूछ लेता हूं। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसकी एटोमिसिटी क्या होगी। ये जो आपको यहां पर दिखा, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे पोटाश एलम, या फिटकरी कहा जाता है, या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहते हैं। अब देखो यहां कितनी हो गई भाई, हाइड्रोजन कितनी बार आया, हाइड्रोजन कितनी बार आया कि सर 2 बार। सल्फर कितनी बार आया कि सर 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार आया कि सर 4 बार। तो जो आपका आंसर निकल करके आ गया टोटल, वो क्या आ गया, 7। तो जिन बच्चों का 7 जवाब पहले में आया उनका सही है। इसका आप बता दीजिए कि क्या होगा। अब यहां देखो, पोटेशियम कितनी बार आया कि भाई 2 बार आया। सल्फर कितनी बार आया कि भैया 3 बार यहां आया और 1 बार यहां आया, 4 बार आया। ऑक्सीजन 4 बार यहां आया, 12 बार यहां आया। ठीक है, तो पहले इतने इतने को ले लेते, उसको फिर अलग ले लेंगे। तो 4 तिया 12 और 4 16 कि सर 16 बार ऑक्सीजन आया। ठीक है, सल्फर एल्यूमिनियम कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 4। ठीक है, अब इधर देखो, 24 दूना 72, 72 क्या हो गया, 24 दूना 48, 72 क्या, हाइड्रोजन कितनी बार आया, 48 बार। ऑक्सीजन कितनी बार आया, ऑक्सीजन इधर वाला हो गया था 24 बार। इन सबको जोड़ लेना बेटा। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 2 14। ठीक है, 14 और 6 18, और 2 20, और 4 24। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 2 14, और 6 20, और 6 26। बचा 2, 2 और 2 4, और 4 8, और 1 9, 96। ये 77 कैसे बता रहे थे आप, 77 कैसे बता रहे थे, 74 70, ये आपको ये कोष्टक सॉल्व करना नहीं आता क्या। 124 बेटा कैसे होगा, 124 तो पॉसिबल ही नहीं है। 24 दूना 48, 24 एकम 24। 12 होगी 16 की जगह। अच्छा, तो ये 4 कहाँ जाएगी बेटा, ये 4 तिया 12 तो यहाँ की हुई, ये 4 यहाँ की भी तो ली बेटा मैंने। इस 4 को अगर एक ऑक्सीजन यहाँ लिख लो, फिर 4, 4 ये और 4 तिया 12, 12 और 4 16 हुई ना बेटा। ये यहाँ की भी तो लेनी पड़ेगी ना आपको 4 ऑक्सीजन, और 12 यहाँ की, तो 12 और 4 16 हुई। बस सबको जोड़ना है, कितनी बार आए, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। चलो एक और करके बता दो।
भाई इसे सोडियम कार्बोनेट। भावन सोडा। वॉशिंग सोडा बोलते हैं। 48 कैसे आया? मुझे एक बात बताओ बेटा, कि अगर मैं ये लिखता हूँ 12 में, ठीक है, 2 का गुणा कर दिया जाए, किसका कर दिया जाए? 2 का, और जो संख्या है उसमें फिर 2 का गुणा कर दिया जाए, तो 24 × 48 होता है कि नहीं होता है? कि सर होता है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, कि हाइड्रोजन 2 है, नीचे 2 है, तो 24 दूना कितना होगा? 24 हाइड्रोजन तो है और नीचे फिर 2 लिखा हुआ है, तो हर एक के साथ 24 24 है, तो 24 + 24 48 होगा बेटा। कैसे आया है? कि आप गुणा भाग तो मैं नहीं सिखा सकता यार बेटा आपको, ठीक है? मतलब इतना तो आपको आना चाहिए कि अगर नीचे 2 लिखा है तो वो 2 उसके गुणे में है। तो सोडियम कितनी बार आया आपका? सोडियम आपका 2 बार आया, पहला हो गया। कार्बन कितनी बार आया? कार्बन 1 बार आया। ऑक्सीजन कितनी बार आया? 3 बार आया। ठीक है, नंबर 4। अब यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, तो ये 20 हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 20 बार। ऑक्सीजन कितनी बार हो गया? 10 बार। कितनी बार हो गया? 20 और 10 30। कितना हो गया? 20 और 10 30। ये Na हो गया था आपका 2 बार, सी हो गया 1 बार, O हो गया 3 बार, है ना? 10 दूना 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35 और एक 36। अब यहाँ भी आप 28 30 40, पता नहीं, गिनना नहीं आ रहा आपको। 20 10 30, 3 2 5 और एक 6, 36 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब ये तो निकालना आना चाहिए कि ये गुणा H2O लिखा है तो ये 10 दूना 20 होगा। अगर ये गिनती नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत होगी। Cl से हाई आती है WTPO की केमिस्ट्री। अरे देवता सिलेबस देखो यार, सिलेबस देखो। हम ये नहीं कह रहे, आपका एक एक टॉपिक एक एक प्रश्न बनेगा वहां से, ठीक है? अब यही रोज कमेंट करने से नहीं बन जाएगा, आप पहले वहां देखो। आपको मैंने एक क्लास कराई है कैटलिस्ट की, स्पेशली AWTPO के अंदर। वहां पूरा सिलेबस का पोस्टमार्टम किया है कि हम कैसे पढ़ेंगे। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो वो यही हो सकता है कि वो होता क्या है, कि एक बार जब आते हैं ना, जैसे घर पे आते हैं कोई मेहमान के, खाना खिला दो, नहीं हमको तो अकेले अलग से खिलाओ। बेटा खाना वही है, आप अकेले बैठोगे तो भी वही खिलाया जाएगा, आप 10 जनों के साथ बैठोगे तो भी वही खिलाया जाएगा। कोई वो चीज नहीं है। आप सोचो कि वहां पे ये संख्या बदल जाएगी, जो कॉमन चीज है वो तो साथ में पढ़नी पड़ेगी ना, क्या नहीं पढ़नी पड़ेगी? मुझे एक बात बताओ, रोज वही चीज के नहीं, हमको तो अलग से भाई। ये बेसिक साइंस है, ये बेसिक केमिस्ट्री आपको वहां भी करनी है। आपका जो सिलेबस है वो हर सैटरडे को अलग से 2 2 घंटे की क्लास लेकर के मैं वो टॉपिक्स अलग से कराऊंगा। अब घुसा दिमाग में कुछ, रोज ये बात बोल बोल के शायद मैं तो थक चुका हूं, क्योंकि एक महीने से मैं बोल रहा हूं, शायद आप क्लास लेते नहीं है। और उसके बाद ब्लेम ओनली ऑन टीचर पे ऊपर ब्लेम, ये ब्लेम वो ब्लेम। चलो ठीक है, अब आप सुनते ही नहीं है, किसी चीज को समझना ही नहीं चाहते, तो उसका कोई इलाज नहीं है फिर। मैं कह रहा हूं ये बेसिक केमिस्ट्री है, इतना आपको वहां पढ़ना होगा। आप खुद ही कहते हो ना वहां लेवल आता है, तो क्या बेसिक चीज नहीं पूछी जाएगी? जो एक्स्ट्रा लेवल है वो मैं आपको अलग से कराऊंगा आपके अंदर, आपकी क्लास के अंदर। लेकिन नहीं, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना, भाई एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे लेकिन बेसिक पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तो बेसिक यहां से आपको ये एक्स्ट्रा मटेरियल मैं दे रहा हूं, ये बेसिक भी पढ़ना है और आपको एडवांस जो मैं अलग से कराऊंगा वो भी करना है। तो आपको शनिवार के दिन आपके पर्टिकुलर टॉपिक वाइज में क्लास कराऊंगा, ठीक है? और अगर फिर भी ज्यादा दिक्कत होती है तो ये क्लास में उसमें बंद करा देता हूँ। आपके जो टॉपिक सिलेबस में है 8 10, वो मैं 3 3 4 4 घंटे की क्लास लेके कंप्लीट करा देता हूँ अच्छे डीपेस्ट में। आप फिर फ्री हो जाना, बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रोज एक चीज का जवाब देना। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 30 40 क्लास ये भी ले, ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। लेकिन एक शिक्षक क्या चाहता है वो आप कभी चाहते ही नहीं, ठीक है? आपको बस हमें ये चाहिए, हमको ये करवा दो। भाई आपसे ज्यादा आपका हम सोच रहे हैं, उस एक चीज पर फोकस तो करो पहले, ठीक है?
ठीक है। तो भाई अब मैं क्या कहूँ यार, मैं है ना मतलब रोज इन बच्चों को बोल बोल के थक चुका हूँ। या तो मैं इनको अलग से ही करा देता हूँ, इससे अच्छा है कि जो चीजें मैं यहाँ इनको एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ वो फिर यही होगा कि आप पर्टिकुलर उतना ही पढ़ पाएंगे। मैं आपको सिलेबस का एक एक टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, ये AWTP वालों को लेनी है। ठीक है। अब मैं इसके बारे में जो भी कमेंट करेगा उसको एक भी जवाब देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होते हैं। चलो, रोज आके वही, ये लेनी है सर, ये लेनी है सर। अरे भैया क्या करते हो यार। उन्स लॉ, हुंड का नियम। ठीक है, हुंड ने एक नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, उस नियम को क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरा जाता है। मैं आज बात करता हूं, मैं एक काम करता हूं, जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं सारी डिलीट कर देते हैं। जब इसमें दिल्ली पुलिस में क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद AWTPO शुरू करें। यही कर सकते हैं, फिर हटा ही देते हैं। ठीक है, मैंने चाहा था कि आपको एक्स्ट्रा मिले। देखो मैं आपको एक यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने ये चाहा था कि आपको ये केमिस्ट्री की क्लास भी मिले, क्योंकि एक बेसिक केमिस्ट्री की समझ, क्योंकि जहाँ चीज़ें हार्ड लेवल आती है ना, समझना मेरी बात, जहाँ चीज़ें हार्ड लेवल आती है वहाँ उस सब्जेक्ट का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो आपकी ये क्लासेस उस चीज को बनाने में मदद करती। अब जैसे आपका हार्ड लेवल है और जो आपका सिलेबस दे रखा है, अगर उस सिलेबस को आप बिना इसके पढ़ने जाएंगे तो भैया मैं लिख कर दे रहा हूं वो चीजें आपके सिर के ऊपर से जाएगी। सुनना मेरी बात, इन टॉपिक्स को मैं पर्टिकुलर एक एक करके आपकी सभी क्लास में करवाने वाला हूं। मैंने एक टॉपिक आपको जब कैटलिस्ट कराया था, ठीक है, एक पहला पार्ट जब उसका हुआ था उत्प्रेरक का, तब मैंने डिटेल से समझाया था कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते कि नहीं आप जो कर रहे हो सर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए हम हमारे अनुरूप चलिए। ठीक है, तो फिर जैसा आप चाहते हैं हम वैसा करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपसे बढ़ के थोड़ी है बेटा। आप कहते हो नहीं सर हमारे तो एक ही टॉपिक कराइए, तो हम एक ही करा देंगे। बता दो अब। क्योंकि एक दिन होता है बेटा, मैं 1.5 महीने से रोज इसमें शालीनता पूर्वक जवाब दे रहा हूँ। आज एक बच्चे ने एक ऐसा कमेंट कर दिया जिसके कारण थोड़ा सा हर्ट हुआ। ठीक है, कोई अपशब्द नहीं था उसमें। ठीक है, आज तक आपने एक भी क्लास हमारी कराई नहीं है, जबकि मैं ऑलरेडी एक क्लास करा चुका हूं, मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है। सर आप क्लास में बातें ही करते हो। हाँ मैंने बातें ही करी, मैंने पढ़ाया तो आज तक कुछ है ही नहीं जीवन में। ठीक है, तो जो हम दे रहे हैं वो ले लीजिए, वो सही है आपके लिए। ठीक है, तो सर AWTPO की क्लास अलग से नहीं होगी, ये देख लो। इनको कितना भी समझा लो, ये सिलेक्शन लेंगे क्या? मुझे एक बात बता दो बस। ठीक है, हुंड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं। कैसे भरे जाते हैं, जैसे ये समझना। हुंड का नियम था ये कि अगर मान लीजिए आपके पास P ब्लॉक में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं या आपको D ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, है ना, या आपको P ब्लॉक में भरने हैं, तो जैसे मान लीजिए आपको P ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को भरना था। यहां देखिए, जैसे मान लीजिए P ब्लॉक है, इस P ब्लॉक के अंदर या P सेल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन भरने थे, ये आपकी D हो जाएगी। ठीक है, ये भी D है, ये भी D है, लेकिन आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे भी ये भी आपका P है, ये भी आपका P है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन 4 ही है। क्या है? इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 ही है। चलिए,
ओके, आइए यहां देखना। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कभी आप ऐसे करके ये 4 इलेक्ट्रॉन भर दें, तो ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। हुंड ने कहा था इलेक्ट्रॉन को 1 बाय 1 एक एक करके भरा जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें ले गए, दूसरा इसमें ले गए, तीसरा इसमें ले गए, फिर बचेगा तो वापस रिपीट करेंगे, तो ये तरीका सही होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भरे जाएंगे, ये हुंड का नियम था। जैसे यहां देखना 8 इलेक्ट्रॉन है, आपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे भर दिया, ये डब्बा खाली रह गया, ये तरीका गलत है। हुंड ने कहा था पहले एक भरेंगे, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां। ये तरीका आपका क्या होगा, सही होगा। तो इलेक्ट्रॉन भरने का जो सीक्वेंस है वो किस नियम से सामने आता है, वो हुंड के नियम से सामने आता है। किसके नियम से सामने आता है, हुंड के नियम से सामने आता है, दोस्त याद रखिएगा। दूसरी चीज, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज आती है संयोजकता या वैलेंसी क्या होती है। क्या आती है, संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है। तो संयोजकता या वैलेंसी की जब मैं आपसे बात करता हूं, ये क्या चीज होती है। तो दोस्त याद रखना, संयोजकता की जब मैं बात करता हूं, तो संयोजकता का मतलब होता है दोस्त याद रखना कॉम्बिनेशन पावर, है ना, कॉम्बिनेशन पावर, संयोजन शक्ति। क्या होता है, संयोजन शक्ति होता है, कॉम्बिनेशन पावर होता है, मतलब जुड़ने की शक्ति, एड होने की शक्ति, किस तरह से वो जुड़ सकता है। तो दोस्त याद रखना वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है ना, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दो चीजें होती हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो ऑर्बिट होता है, जो ऑर्बिट होता है दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, जो ऑर्बिट होता है आपका वो, उसको याद रखना, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी क्या होता है, तो याद रखना अंतिम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे ही क्या कहा जाता है, ऑर्बिट का कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट। अब देखो दोस्त, जैसे मैं एक एग्जांपल नहीं दूंगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज हो। आपने अक्सर देखा होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब इसको इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो ये 2, 8 और 1 इस तरह से ये नंबर आता है। अब ये जो एक नंबर आया यहां पर, ये लास्ट का है। इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। और ये जो आगे वाले नंबर्स थे, ये वाले, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं दोस्त याद रखिएगा कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को भरना मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से बताया, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मोल पढ़ाएंगे बेटा, ये दो एक दो चीजें हैं जो एटम से रिलेटेड है,
ये चीजों का ज्ञान हो जाए, देन अब मैं मोर इजीली आपको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये लास्ट वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यही इसकी संयोजकता भी है। ये इसकी संयोजकता कहलाती है। संयोजकता मतलब ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, यही हो गई। अब देखो यहां तो वैलेंसी यही हो गई, लेकिन जैसे ही मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, जैसे समझना, मैं आपको यहां पर वापस से एक एलिमेंट को लेके चल दूंगा आपके साथ में, जैसे क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर 17 है। जब आप इसको लिखेंगे 2, 8, 10 और 7, 17, क्योंकि अधिकतम 8 हो सकता है यहाँ। अब ये जो आपको यहां पर दिखा, ठीक है, अब ये जो आपको यहां दिखा, भाई आप जानते हैं कि ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोर इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले के आगे वाले सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। लेकिन संयोजकता का एक नियम है। रूल ऑफ वैलेंसी। संयोजकता का नियम है एक। क्या नियम है, 1 से 4 इलेक्ट्रॉन तक संयोजकता वही होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पीछे 1 नंबर आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, 4 आ जाता, वही होती है। लेकिन 5 से अधिक पर 4 से अधिक पर 8 - n का नियम लगेगा। किसका रूल लगेगा, 8 - n का रूल लगेगा। जहां n संयोजी इलेक्ट्रॉन है। देखो दोस्त, अगर ये नंबर, जैसे कि आप यहां देखो, यहां 1 आया था, तो संयोजकता भी यही होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी यही हो गया। 2 आता, 3 आता, 4 आता, तब तक ये चीज सेम थी, लेकिन यहाँ 7 आ गया। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई जो क्लोरीन है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो दोस्त याद रखना, इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी। अब देखो, अगर ये नंबर 4 या 4 से छोटा होता तो ये हो जाती है खुद ही, लेकिन अब ये 7 नहीं हो सकती, तो यहां पर 8 - n का रूल लगेगा। अब यहाँ n पे क्या आएगा, ये नंबर यहाँ लास्ट में जो है, क्योंकि यही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 7 कितना हो जाएगा, 1। तो भैया 1 इसकी क्या हो गई, संयोजकता हो गई। दोस्त याद रखना, या आप ये भी याद रख सकते हो, 1 से 4 तक की जो संयोजकता होती है वो धातुओं की होती है, और ये जो संयोजकता होती है जो माइनस करने के बाद आती है, ये अधातुओं की होती है, जहां पीछे नंबर ऐसे आते हैं। अब मैं आपसे एक आध संयोजकता और पूछूंगा, आप उनका मुझे बताना। जैसे अब इतना आपने समझा, अब आप अगर एक दो मुझे निकाल कर बता देंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप निकालना सीख चुके हैं। ठीक है।
ठीक है, ये आपको 8 से ही निकालना है। चलो, हाइड्रोजन की संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, संयोजकता क्या होगी, एक बार आप करके दिखाओ। चलो मैं इसका और करके दिखा देता हूं। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आप उधर का निकाल के बता देना। ये एक, तो भाई इसकी वैलेंसी एक ही हो जाएगी, क्योंकि 1 से 4 तक वही होती है, तो इसकी संयोजकता जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई, एक। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, वो भी यही हो जाएगा, एक, क्योंकि है ही एक। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 2 और फिर 6, स्टार्टिंग 2 से होती है। आप इसे कभी भी, आपको अगर ये नंबर तोड़ना हो तो आप ऐसे तोड़िएगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर ये 18 पहले आ रहा हो तो इसको पहले भी कर सकते हो आप। तो आपको इस सीक्वेंस में नंबर को तोड़ना है, जैसे कि ये हो सकता है 2, 8, 18, 8, ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये सीक्वेंस अप्लाई करना है आपको। स्टार्टिंग देखो, 2 चला गया, 6 चला गया, 2 और 6 कितना होता है, 8। अब एक डब्बा आपका ये बन गया और एक डब्बा आपका ये बन गया। अब देखो दोस्त, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाया, ये कोर इलेक्ट्रॉन कहलाया। और ये क्या कहलाया, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाया, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाया। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। लेकिन संयोजकता कितनी है इसकी, तो संयोजकता अगर ये नंबर 1 से 4 तक होता तो वही होती, लेकिन ये नंबर तो भैया 5 से बड़ा है। ठीक है, ये नंबर तो क्या है, 5 से बड़ा है, 5 मतलब 4 से ही बड़ा है। तो दोस्त इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो यहाँ 8 माइनस एन का रूल लगता है। और ये एन क्या होता है यहाँ पर, तो ये एन होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो 8 माइनस 6 कितना आएगा, 2। तो आपकी जो संयोजकता निकली ऑक्सीजन की वो कितनी निकली, 2। इसीलिए ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है। 2 और 6 कैसे लिखा, ये आप पुरानी कक्षा देखिए, वहां मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया था। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 8 जाते हैं, फिर 18 जाते हैं, फिर 32 जाते हैं, 2n²। वो गोले याद आ रहे हैं अब, ये वहां से बताए थे, K, L, M, N, 2n², वहां से आते हैं बेटा। इसी तरह से इनको तोड़ा जाता है। चलिए, अब आप एक आप करके दिखा दें तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। ये तो मैंने ही कर दिए, ये आप सीख चुके हैं। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, बताइए इसमें। इसमें आपको बताना है कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आ गया, बहुत से बच्चों ने दे दिया। जब एल्यूमिनियम को आप देखते हैं, अगर आप इसको इस तरह से तोड़ेंगे, तो भैया सबसे पहले 2, फिर 8, और फिर क्या बचेगा, 3। 2 और 8 आपका, और लास्ट में क्या है, 3। 2 और 8 10 और 3 13, यही निकलेगा। तो ये आपका हो गया कोर इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या ये नंबर 4 से छोटा है? क्या आंसर छोटा है, तो संयोजकता आपकी यही हो जाएगी। तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलिए, आप उज्जैन से हैं क्या? जी। एक एलिमेंट का और निकाल के बताओ। नाइट्रोजन का दें कि किसी और का दें? नाइट्रोजन ही ले लो चलो। इसका निकाल के बताओ, नाइट्रोजन का। 4 इलेक्ट्रॉन बताना। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बताना। और वैलेंसी बताना। बेटा मैंने कहा ना, ये 3 कहाँ से आया, एक बच्चा वापस पूछ रहा है। ये रूल पढ़ा था हमने, देखो। 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन तक संयोजकता नहीं बद है ना, याद रखना, वही होगी या नहीं बदलेगी, ये चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ पीछे का नंबर आपका 4 तक आता है सबसे लास्ट में, तो वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होगा, वही संयोजकता भी होगी। लेकिन जैसे अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, इन नंबर में से कुछ भी आ जाए, तो फिर आपकी वो संयोजकता क्या हो जाएगी दोस्त, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पूछा मैंने आपसे, तो कितनी हो जाएगी? देखो, अब अगर आप नाइट्रोजन को ऐसे लिखेंगे, तो नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे आप? इसी तरह से, ये 2 और 5। अब ये लास्ट में 5 आया, स्टार्टिंग में 2 आया, तो स्टार्टिंग में 2 आया मतलब कि आपकी कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। वैलेंसी हो गया 5। अब लेकिन यहाँ पर रूल लगेगा 8 - n का। तो 8 - 5 बराबर कितना होता है? तो संयोजकता कितनी हो गई? तो सॉरी, 8 - 5 3। दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है। तो एक बार चीजें हो जाती है ना उटपटांग, तो फिर 3 3 2 नहीं 3। क्या आप सारे दिन पढ़ाते हैं? 6 7 घंटे तो, 6 घंटे तो हो ही जाते हैं लगभग, 5 6 घंटे। 11 से 12 चल रही थी, 12 से 1 चल रही थी, 1 से 2 और 2 से 3 आपकी चल रही है, 5 से 6 प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस का, 6 से 7 एनटीपीसी का है। 5 6 घंटे तो ऑब्वियसली जितना आप पढ़ते हैं उतना हम पढ़ाते हैं। आइए, एक अब आप करके दिखा दो मुझे, एक और करके दिखा दो। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, बस इसका करके दिखा दो। बताओ, इसका करके दिखा दो। इसमें आप कोर इलेक्ट्रॉन बता देना एक। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बता देना। और तू तीसरा, वैलेंसी अर्थात संयोजकता बता देना। ये मैंने पूछते हैं एग्जाम के अंदर। बहुत बढ़िया। नियोन के अगर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये बनेगा
2 और 8। ठीक है, तो अंतिम वाला आपका क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8। स्टार्टिंग वाले क्या होते हैं, सारे के सारे कोर इलेक्ट्रॉन 2। और संयोजकता 4 से बड़ा नंबर है, इसलिए 8 माइनस एन का रूल लगेगा। तो 8 माइनस 8 बराबर 0। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0। तो पहले का 2, दूसरे का 8, तीसरे का 0। ठीक है, जो नोबल गैस होती है, अक्री गैस होती है, उनकी संयोजकता वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है। बेटा 2 कहाँ से आ जाएगा वैलेंसी संयोजकता, अगर 8 माइनस एन होगा और एन की जगह वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जाता है तो 8 माइनस 8 0 ही तो होगा ना। गुड। नेक्स्ट, मोल। देखो मोल होता क्या है, मोल क्या होती है, मोल क्या संख्या होती है, तो याद रखना, मोल वह संख्या है, वह मान है या एक संख्या होती है किसी पदार्थ में उपस्थित। अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में कोई चीज है ना, कितने परमाणु हैं, अणु हैं, है ना, या आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। याद रखना, मोल वह संख्या है जो किसी परमाणु में उपस्थित। ठीक है, किसकी संख्या भाई, नहीं 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 नहीं, मिसमैच होगा। मोल वह संख्या है जो किसी तत्व में उपस्थित या किसी पदार्थ में उपस्थित। हाँ वही सोच रहा था, परमाणु बोल दिया मैंने। ठीक है, किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणु या आयन की संख्या को दर्शाता है। मोल नंबर रिप्रेजेंट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस नंबर इन मैटर। मोल वह संख्या है जो किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित, है ना, परमाणु, अणु या आयन की संख्या को दर्शाने का काम करता है। मतलब कि हम इसे कह सकते हैं, है ना, पदार्थ की मात्रा। आपने सुना होगा पदार्थ की मात्रा, आपने ये चीज अक्सर फिजिक्स में पढ़ी होगी। पदार्थ की जो मात्रा होती है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, इसका मापन इकाई में करते हैं, मोल में करते हैं। आप फिजिक्स की 7 इकाई यहाँ पढ़ते हैं, उसमें से ये ऐसा ही यूनिट होती है, याद रखना, पदार्थ की मात्रा का मापन का। तो पदार्थ की मात्रा के मापन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल होती है। ओके, एटॉमिक नंबर सबके होते हैं बेटा, बिल्कुल होते हैं। अब एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। कभी अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो 6 पॉइंट, इसको राउंड फिगर में 2 3
इंटू 10⁻23। ये जो संख्या होती है, इस संख्या का ही एवोगैद्रो संख्या कहा जाता है। इसे एवोगैद्रो संख्या कहते हैं, क्योंकि एवोगैद्रो नामक साइंटिस्ट ने इस नंबर्स को पहली बार रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इसे एवोगैद्रो संख्या कहा जाता है ना। ये चीज ध्यान रखना। ओके, इसे ही क्या कहते हैं, एवोगैद्रो। ये तो बेसिक सी जानकारी हो गई। एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻20। आपने बेटा पीरियोडिक टेबल, 5 रुपए का जो लेने का बोला था वो पीरियोडिक टेबल है। दुकान पे जाके बोलना भैया एक पीरियोडिक टेबल दे दो, आवर्त सारणी दे दो एक केमिस्ट्री की। बिल्कुल, ये फिजिक्स में आपने देखा होगा। अब देखो यहाँ क्या होता है, ये प्रश्न किस तरह से घूमते हैं आपके। लेकिन पहले ये देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्हेम ऑस्टवॉल्ड। है ना, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। मोल एंड मॉलिक्यूल वर्ड गिवन। इन्होंने क्या किया था, अणु एवं मोल शब्द दिया था। तो अणु और मोल शब्द का प्रतिपादन पहली बार किसी साइंटिस्ट ने किया, जिसने इन शब्दों को इस दुनिया के सामने लाए, इनके मीनिंग समझाए। वो कौन थे, वो विल्हेम ऑस्टवॉल्ड कहलाए। कौन कहलाए, विल्हेम ऑस्टवॉल्ड। इसी में जैसे कि ये तो नॉर्मली अणु हो गए, अब फिर इन्होंने आगे चलकर ये चीज देखी कि अगर मान लीजिए हम 1 लीटर में कितने मोल हो सकते हैं। 1 मोल गैस में, है ना, लीटर में गैस को मापा जाता है, तो 1 मोल गैस का कितना आयतन होता है, मतलब उसमें कितने लीटर होंगे। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं कभी आपसे। 1 मोल अगर हम गैस की बात करते हैं, तो 1 मोल गैस का जो आयतन होगा, 1 मोल, 1 मोल गैस वॉल्यूम, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है। मतलब अगर हम 1 मोल अणुओं की बात करें तो वो कितने लीटर के बराबर होती है, तो 22.4, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर में जितने गैस के अणु आएंगे वो 1 मोल के बराबर होते हैं। और उस 1 मोल की संख्या क्या होती है, उस 1 मोल की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। वैसे तो ये कभी निकालने के लिए नहीं दिया जाता फॉर्मूले से, लेकिन अगर कभी आपको ये दे दिया जाए कि फॉर्मूले में इसकी संख्या क्या होगी, इसका मान क्या होगा, मतलब मोल संख्या कैसे निकाला जाता है, तो दोस्त मोल संख्या का प्रतिपादन कैसे किया जाता है, अगर ये कभी पूछ ले, हालांकि मैं आपको डायरेक्ट करना ही सिखा दूंगा, तो इस फॉर्मूले का कोई औचित्य रह नहीं जाएगा। मैं जब न्यूमेरिकल सिखाऊंगा तो मोल की संख्या, ठीक है, मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या, ठीक है, मोल की संख्या, मास ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का द्रव्यमान। तो जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसमें मास ऑफ गिवन फॉर्मूला याद रखना। आणविक सूत्र का जो द्रव्यमान जो दे रखा है, जो भी दे रखा है, अगर ये परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100 कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल नंबर निकालना है तो ये कर सकते हैं। ठीक है, आणविक सूत्र का द्रव्यमान
मास ऑफ गिवन फॉर्मूला। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आया कि ये फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपसे एक प्रश्न करवाता हूं, और इसको हम होगा तो एक बार मंडे को और ले लेंगे कि भैया कैसे होता है। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं 1 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, यही प्रश्न बनेगा, 1 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे। तो भाई कितने मोल हो सकते हैं, क्या द्रव्यमान हो सकता है, तो द्रव्यमान आप सभी जानते हैं उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो द्रव्यमान कितना होता है भाई, 18 होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने, है ना, H2O में कितने मोल होंगे, तो ये प्रश्न बन सकता है। या फिर ये बन सकता है कि जैसे पानी जो हो गया या सोडियम हो गया, में अणु की संख्या कितनी है। तो भाई इस तरह से प्रश्न बन सकता है, कुछ भी बन सकता है बनने को। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो समझाऊंगा, दोनों समझना। पहला, 4.4 ग्राम, है ना, सोडियम में अणु की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.4 ग्राम सोडियम। अब देखो, इनमें हमेशा एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, कि सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है। सोडियम का द्रव्यमान अब कितना होता है भाई, लगभग कितना होता है, कितना होता है, 22.9 होता है, 22 मान लीजिए। तो सोडियम का जो मास होता है, एटॉमिक नंबर आप सभी जानते हैं, वो 11, और यहाँ पर 22.9, लगभग 23 इसका द्रव्यमान होता है, हम 22 मान लेते हैं। अब ये 4.4, ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा, सोडियम। भाई ये यही तो फॉर्मूला था, पदार्थ का द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र का द्रव्यमान। तो आणविक सूत्र क्या था इसका भाई, सोडियम था। सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 22 ही होता है ना, 22 मान लेते हैं। 22 दूना कितना हो गया, 44, है ना, 2 बार कटेगा, दशमलव, दशमलव टू आ जाएगा, आ जाएगा दशमलव टू। भाई इसको हटा दो तो 22 दूना 44, फिर दशमलव टू आ गया। अब कितने मोल हो गए, 0.2 मोल हो गया, 0.2 मोल हो गया। अभी संख्या पूछी, एक मोल में कितनी संख्या होती है, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अगर एक मोल में इतना होता है तो 0.2 मोल में कितना होगा, 0.2 का गुणा करवा देते हैं। तो भैया इसमें 0.2 मोल में कितना होगा, तो 0.2 गुणा 6.022 गुणित 10⁻23, 6 दूना हो जाएगा ये 12, 0 का 0, 4 का 4, 4 का 4, गुणा 10⁻23, 3 तो था ही सही, एक इधर आ जाएगा, 1 2 3 4, 1.2044, 1.2044, यही होगा भाई। 6.0 तो था ही सही, एक और इधर बढ़ जाएगा, 1.2 हो जाएगा, ये गुणा ही तो होगा। अगर ये कर रहे हो तो टका गलत कर रहे हो, ठीक है। कभी भी अगर आपको ये मोल की संख्या दे दी गई हो, अणु की संख्या पूछी हो, ठीक है, तो दोस्त याद रखना, हमेशा इस चीज में एक फंडा अप्लाई रखना, मोल बराबर अणु की संख्या। यहाँ एक फॉर्मूला लगता है, मोल बराबर अणु की संख्या बटा 6.022 इंटू 10⁻23, ये चीज, ठीक है। अब डायरेक्ट वही चीज, वही आंसर आएगा जो मैंने आपको कराया, कोई अलग नहीं आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा कि भाई ये यहाँ पर होगा, मोल कितना आ गया था, 0.2, 0.2 को यहाँ रख दोगे, 2 का गुणा करवा दोगे, यही कर दोगे ना। तो भाई आंसर तो वही आना है आपका, लेकिन फॉर्मूला आपका ये लग जाना है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा हो कि सर ये हो जाएगा, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। 0.2 गुणा 6.022 गुणित 10⁻23। एक बच्चा बोल रहा गलत कर रहा, तो मैंने गलत बता दिया। अब ये मोल कितना था, 0.2,
ये संख्या इधर गुणे में आ जाएगी, अणु की संख्या निकालनी थी, अणु की संख्या क्या होगी, ये हो गया फॉर्मूला आपका। तो भी आएगा तो बेटा वही 6 दूना 12, 1.2, ठीक है, 1.2044 इंटू 10⁻23, ठीक है। सर फॉर्मूले से लाभ गलत है, तो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, आएगा वही, चाहे डायरेक्ट कर लो चाहे ऐसे कर लो, करना वही है आपको। और जब भी ये पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए H2O में मोल की संख्या कितनी, बस इतना पूछ ले कितने मोल है। अगर मोल पूछ लिया कितने मोल है, अब मोल के आगे मोल आता है तो फिर संख्या निकलती थी, ये फॉर्मूला लगता है कितने मोल है। अब इसमें कुछ नहीं करना, जब भी ये पूछा जाए कि मोल की संख्या कितनी है, ठीक है, H2O में कितने मोल है भैया, ठीक है। अब H2O में कितने मोल हैं, तो यहाँ एक चीज आगे और देनी पड़ेगी उनको, 1 ग्राम में, 2 ग्राम में, 3 ग्राम में, ठीक है। तो H2O में कितने मोल हैं 1 ग्राम में, क्योंकि बिना बिना संख्या दिए, बिना अमाउंट दिए हम निकाल नहीं सकते। तो याद रखना, गिवन मास दिया गया द्रव्यमान। समय हो गया है आपका, 1 मिनट का टाइम देना मुझे, ठीक है, दूसरी क्लास हो सकता है आपकी शुरू हो गई हो। दिया गया द्रव्यमान बटे, ठीक है, जो द्रव्यमान दे रखा है, मास ऑफ फॉर्मूला। अब देखो पानी का द्रव्यमान कितना होता है, क्या सर 18, इधर कितना दे रखा है 1 ग्राम, बस यही मोल है। कटे तो काट लो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिख दो। अब देखो दोस्त, ये तो मैंने आपको बताया, इसको एक बार और बता दूंगा। AWTP वाले बच्चे, ठीक है, अगर थोड़ी सी इस बात को समझते हो, रोज इस प्रश्न को पूछने की बजाय कि सर ये हमें क्लास लेना है, बेटा आप इस केमिस्ट्री को एक बार शुरू से लीजिए। मैंने पहली बार पहली क्लास में मना किया था कि आप मत लीजिए, लेकिन मैंने जब ये देखा कि बच्चे का बेसिक बहुत कमजोर है, ये वाला पार्ट, ये जो अभी केमिस्ट्री चल रही है, इससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक मजबूत होगा। बेसिक मजबूत होगा तो जो आपका सिलेबस है, क्या दिया गया है सिलेबस, वो आपका सिलेबस मैं अलग से करवाऊंगा। काई से करवाऊंगा, अलग से कराऊंगा। प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को आपकी, याद रखिएगा, 2 घंटे की क्लास में लूंगा। कितने घंटे की, 2 घंटे की। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है ना। आप एक क्लास अभी तक हो चुकी है, एक क्लास हो गई है, ठीक है, जो मैंने किसकी ली थी, उत्प्रेरक की ली थी। और कल के शनिवार में आपका उत्प्रेरक का पहला भाग हुआ, कल के शनिवार में उत्प्रेरक की दूसरी क्लास होगी आपकी। कौन सी होगी, सेकंड क्लास होगी। मतलब कि आपके उत्प्रेरक का पहला भाग पूरा हुआ, कल आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा AWTPO का, ठीक है। तो भाई मेरे, आपको ये वाली क्लासेस लेना ही लेना है, क्योंकि इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। और यहाँ के जो प्रश्न है मैं AWTPO के हिसाब से भी इसमें ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा SSC कवर किया। अब जो बोलते हैं ना सर लेवल हार्ड आता है, ये आता है, बेटा लेवल हार्ड आएगा तो उस हार्ड चीज को आप कब करेंगे, जब आपको बेसिक नॉलेज होगा। तो आपको ये पढ़ना है क्या, हाँ 100% पढ़ना है। सर हमारे टॉपिक जो सिलेबस में है वो मैं आपको हर शनिवार 1-1, 2-2 घंटे की क्लास लेकर अलग से करवा रहा हूँ। पिछली क्लास हुई थी उत्प्रेरक कैटेलिस्ट की, जो एक हुई थी, उसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था आपसे। लगभग आपकी 6 से 7 क्लास होगी ऐसी, मतलब लगभग लगभग इस केमिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो भी आपकी 25 एक घंटे की क्लास हो जाएगी, मतलब 20-25 घंटे की। तो आप सोचिए ये और वो मिला करके फिर आपका कोई ऐसा पोर्शन बच नहीं सकता जहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन न बनते हो, तो सारे बनेंगे। तो इस पॉइंट को याद रखना, घबराओ मत, हम आपके साथ हैं शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। लेकिन बार बार उस चीज को रिपीटेशन करना दोस्त, वो बहुत इरिटेट करता है। मतलब आप क्लास नहीं लेते, हमें ऐसा लगता है, ठीक है। आपके लिए जो स्पेशल क्लास अरेंज की थी शायद आपने वो भी नहीं ली, हमें ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये जानकारी अब आपको मिल गई होगी कि हर शनिवार को 2 घंटे की क्लास होती है, उसका टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो होगी जरूर, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। कल का टाइम हम 11 से 1 रखने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर इस बीच किसी क्लास हुई तो वो मैं एक बार जरूर देखूंगा, ठीक है। चलो।